हेलो दोस्तों। चौथा टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया स्टार्ट होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। और चौथे टेस्ट मैच के स्टार्ट होने से ठीक एक दिन पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी। और ये चीज़ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें बहुत बार करती हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ टेस्ट मैच में उतरते हैं। अमूमन मैच से पिछली शाम या एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी जाती है। ज़्यादा सस्पेंस या ज़्यादा सरप्राइज या ज़्यादा कंफ्यूजन कह लो फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड की टीम खासकर बेसबॉल की एरा में तो बिल्कुल कतई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश रखती नहीं है। तो एक बड़ा चेंज इस इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में इस मैच के लिए आया है। ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की जगह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लियाम डॉसन को जगह मिली है। यस, 35 वर्षीय लियाम डॉसन को जगह मिली है, लेकिन एक यंग टैलेंट सेम प्रोफाइल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जैकब बेथल एक्साइटिंग टैलेंट उसको जगह नहीं मिली है। उस पे भी बात होगी। लेकिन अब पिच को लेके तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई पिच क्या होगी, क्या ओल्ड ट्रैफर्ड में ट्रेडिशनली जो पेस बाउंस वाली उछाल वाली विकेट होगी वैसी होगी, क्या बेसबॉल कुछ घास रखने की हिम्मत कर पाएगा बुमराह सिराज के सामने। तो भैया जो प्लेइंग 11 होती है ना, और खासकर घरेलू टीम की, वो प्लेइंग 11 मैच से पहले ही इशारा कर देती है कि पिच कैसे होने वाली है। मैं इसीलिए प्लेइंग 11 पे बात कर रहा हूं। तो क्लियर इंडिकेशन है सेम कॉम्बिनेशन इंग्लैंड लेके जा रहा है। 3 सीमर रहेंगे, जोफ्रा आर्चर, ब्रेंडन कार्स, क्रिस वोक्स और एक स्पिनर लियाम डॉसन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और बेन स्टोक्स के बीच में इंस्पिरेशनल एंड विकेट टेकिंग स्पेल्स। तो फॉर्मूला इंग्लैंड वही लेके चल रहा है कि भाई 3 सिमर ही रहेंगे, चौथे सिमर प्रॉपर सिमर की जगह इस 11 में नहीं है। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि कुछ नहीं ज़्यादा खास बदलने वाला। ये कोई ट्रेडिशनल मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड वाली विकेट नहीं होने वाली है जहाँ पे पेस रहेगा, बाउंस रहेगा, उछाल रहेगा, सीमर्स के लिए हेल्प रहेगी। यानी कि मोटा मोटा बॉटम लाइन ये है कि फिर से एक बार बैटिंग फ्रेंडली सरफेस हमें देखने को मिलेगा। और दूसरा बड़ा टेक अवे इस इंग्लैंड की प्लेइंग 11 से है कि बेसबॉल अपने प्लेयर को बैक करता है और बहुत तबीयत से बैक करता है। बिकॉज इस मैच से पहले बहुत सवाल थे। हालांकि इंग्लैंड 2-1 से इस सीरीज को लीड कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल थे जैक क्राउली की पोजीशन को लेके। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था 3 नंबर पे ओली पॉप की जगह को लेके। अगर टॉप 3 में से तुम्हारे 2 बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी कब, जब स्टार्टिंग के 3 मैच सीरीज के निकल गए हो, तो बहुत साइड्स होंगी और थी जो चेंजेस करना पसंद करती है, जो कुछ नया ट्राई करना पसंद करती है। और फिर यहीं पे बेसबॉल की फिलॉसफी भी नजर आती है कि प्लेयर होंगे बैक। अब शोएब बशीर 3 मैच खेला तो खेला, ऐसा नहीं कि पहले मैच में शोएब बशीर विकेट नहीं लिया तो दूसरे मैच में कुछ लग रहा तो कुछ और खिला दो। फिर ऐसा नहीं कि दूसरे मैच में शोएब बशीर ये नहीं किया तो तीसरे मैच में कुछ और खिला दो। वैसे शोएब बशीर तीसरे मैच में इंजर्ड हुआ था, शायद इसलिए लियाम डॉसन खेल रहा है, वरना चारों के चारों मैच में इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट तुम्हें इंग्लैंड की लाइनअप में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। सो इससे एक इशारा मिलता है कि बेसबॉल इज नॉट अबाउट चॉपिंग, चेंजिंग, ट्राइंग कॉम्बिनेशन, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस काइंड ऑफ सिलेक्शन। इस कंडीशन में इस गेंदबाज को ले आओ, दूसरी में दूसरा ले आओ, तीसरे में तीसरे ले आओ। बेसबॉल के काम करने का यह तरीका बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बेसबॉल के आने से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में दिक्कत हुई है। मैं पिछले 7-8 साल का आंकड़ा तुम लोगों को बताता हूं। जितने ओपनर इंग्लैंड ने ट्राई किया है ना टेस्ट में पिछले 7-8 साल में, किसी भी एक टॉप टीम, या टॉप टीम छोड़ो एक एसोसिएट टीम ने ट्राई नहीं किए होंगे। मुझे याद है माइकल कैरबरी करके एक लेफ्ट हैंडर ओपनर था इनका, फिर उसके बाद कीटन जेनिंग्स करके एक और लेफ्ट हैंडर ओपनर आया इनका, फिर एक डोमिनिक शिबले बिल्कुल राइट हैंडर क्लासिक काइंड ऑफ प्लेयर आया, फिर लेफ्ट हैंडर अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ ओपनर रॉरी बर्न्स आया, एक फिर बीच में हमीद करके एक स्लिम ट्रिम रियल स्लिम शेडी काइंड ऑफ प्लेयर आया था। तो 6 ओपनर
जो टीम पिछले 8 साल में ट्राई कर चुकी हो ना, तो तुम समझ जाओ कि उसका टॉप ऑर्डर कितना अनस्टेबल है। डैन लॉरेंस कर भी एक प्लेयर था जिसको 3-4 प्लेयर ट्राई करते थे, तो 8-9 प्लेयर को तुम ट्राई कर चुके हो। तो बेसबॉल को पता है। देखो, एक चीज है कि तुम्हारे डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा टैलेंट है, कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, क्रॉली की जगह कुछ और ले आए, कुछ और ले आए, तो वो चीज अलग होती है कि तुम्हें कोई टैलेंट दिख रहा है और तुम उसको बैक करना चाहते हो। मुझे लग रहा है बेसबॉल को अभी यही दिख रहा है कि जैक क्रॉली को बैकिंग मिलेगी, ओली पॉप को बैकिंग मिलेगी, एक ओपनिंग करेगा तो दूसरा 3 नंबर पे खेलेगा तो खेलेगा। देयर इज नो इफ एंड बट। तो इसका क्रेडिट तो मैं बेसबॉल को दूंगा कि अपने प्लेयर में पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, प्रॉपर तरीके से प्लेयर को बैक करते हैं। और फिर सरप्राइज मत होना कि जैक क्रॉली कुछ चौथे मैच में रन मार ले, या ओली पॉप आउट ऑफ नोवेयर एक मैच विनिंग 100 मार ले, नॉक खेल ले, बिकॉज दैट हैज बीन द बॉटम लाइन ऑफ बेसबॉल, बैकिंग देयर प्लेयर। अब 35 साल का लियाम डॉसन, मतलब जब मैं लियाम डॉसन का नाम सुनता हूं तो एक चीज याद आती है कि ये वो प्लेयर है जो फ्रेंचाइज लीग में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो T10 लीग से लेके ग्लोबल लीग्स, हर टाइप की फ्रेंचाइज T20 लीग्स भी खेल रहा है। तो फिर तुम बोलोगे कि यार अगर कोई प्लेयर 35 साल की एज का हो चुका है और वो सारी फ्रेंचाइज लीग्स में एक्टिव है, इसका सिर्फ एक मतलब है कि उस प्लेयर का टेस्ट करियर अब खत्म है। वो टेस्ट करियर को अपनी प्रायोरिटी लेके नहीं चला है, बट आउट ऑफ नोवेयर लियाम डॉसन की सिलेक्शन हो रही है। ये थोड़ा शॉकिंग है। लियाम डॉसन का इंग्लैंड डेब्यू नवंबर साल 2016 में इंडिया के अगेंस्ट चेन्नई में हुआ था, उसी मैच में जिस मैच में करुण गॉड गिव मी अनदर चांस नायर ने 300 मारा था। और 2017 के बाद, यानी कि पिछले 7 साल में डॉसन इंग्लैंड के लिए कोई टेस्ट भी नहीं खेला है, और टेस्ट का एक्सपीरियंस है सिर्फ 3 मैच का। तो ये सिलेक्शन बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। आई वुड हैव प्रेफर्ड समवन लाइक जैकब बिथल। एक 35 का, एक 22 का है, सेम प्रोफाइल है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेफ्ट हैंडर है, डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी करेगा। एक तुम्हें फ्यूचर के आने वाले 10 साल दे सकता है, दूसरे का प्राइम ढल चुका है 35 साल में। एक्सपीरियंस की तुम बात कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलना 35 साल की उम्र में, दैट मीन एक्सपीरियंस भी टॉप लेवल पे नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल। एज अ क्रिकेट फैन, इफ यू आस्क मी, मैं जैकब बेथल को देखने के लिए इस सीरीज में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। आई ऑलवेज थॉट कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैकब बेथल को चांस मिलेगा, बट आई डोंट थिंक सो। बेसबॉल certainly thinking that way. Maybe they must be thinking कि अभी जैकब बिथल टेस्ट मैच खेलने के लिए रेडी नहीं है। Who knows? Maybe it's about the mentality. Maybe it's about what baseball, McCullum and Stokes are receiving from the practice and the attitude of the player. Who knows? He's a fantastic guy, Jacob Bethel, to be honest. बट मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि इंग्लैंड की टीम अनाउंस हो चुकी है। वही इंडिया की टीम की बात करूं तो बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है। मोहम्मद सिराज उर्फ मियां भाई साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि आकाशदीप थोड़े बहुत स्पेल ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में किया है, बट अभी भी अनसर्टिनिटी है। अंशुल कंबोज इंडिया से टीम आके इंग्लैंड में टीम इंडिया को ज्वाइन कर चुके हैं। अर्शदीप की फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो मोस्ट लाइकली अगर आकाशदीप फिट नहीं होता है मैच के लिए, जो लग नहीं रहा है, तो फिर इंडिया का बॉलिंग अटैक वही होगा, जसप्रीत बुमराह को खेलना पड़ेगा, सिराज होगा, और तीसरा सिमर, अनफॉर्चुनेटली जो मर्जी बोलना है बोलो, प्रसिद्ध कृष्णा होगा। अब ये प्रसिद्ध कृष्णा के लिए एक लास्ट मौका हो सकता है अपना करियर रिवाइव करने का। एक लास्ट टेस्ट मैच प्रसिद्ध कृष्णा को शायद किस्मत या उसकी फेट दे रही है। एल्स इस टूर के बाद प्रसिद्ध कृष्णा तुम्हें इंडिया की टेस्ट टीम में सालों सालों तक नहीं दिखने वाला है। और ओल्ड ट्रैफर्ड में अगर जरा भी पेस बाउंस होगी, प्रसिद्ध कृष्णा इज हिट द डेक हार्ड काइंड ऑफ बॉलर, तो हो सकता है कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा को पिच से कुछ मदद मिल जाए। शायद ये फोर्सफुली जो इंक्लूजन टीम में दिख रहा है, आउट ऑफ नो चॉइस लेफ्ट इन द सीम अटैक, शायद ये इंडिया को ये डिसीजन प्रसिद्ध कृष्णा का हेल्प कर जाए। ओनली टाइम विल टेल दैट। बट इंडिया के लिए राहें आसान नहीं है। एक लास्ट मौका इंडिया के लिए सीरीज में अलाइव रहने का, बिकॉज अगर तुम यहाँ से मैच हारते हो 3-1 सीरीज खत्म।